हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का किरोश एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो अगेन हम आज एनसीएल आपके स्टाफ नर्स का अपकमिंग जो एग्जाम आने वाला है उसके रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास को जो है वो आप एक बार शेयर जरूर करना ताकि और भी स्टूडेंट हमसे कनेक्ट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग शेयर करते रहिएगा और साथ में आपको आंसर्स भी देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। एमसीक्यू यहाँ पे फर्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, पढ़िए और आंसर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना है आपको। क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि द मेन गोल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज टू, ए ऑप्शन है एनकरेज एक्टिविटी, बी एनकरेज हाई प्रोटीन इंटेक, सी मेंटेन फ्लूइड बैलेंस या डी टीच इंटरमिटेंट यूरिनरी कैथेटराइजेशन। चलिए आंसर करेंगे। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस से रिलेटेड एमसीक्यू है आपके सामने, पढ़िए और आंसर दीजिए क्या राइट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा। यस, सभी आंसर देंगे। तो देखिए एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। ग्लोमेरुलस आपको पता है कि जो फिल्टर करने का काम करता है, रीनल का एक पार्ट होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है, वो फिल्टर करने का काम करता है। आपको पता है जितना भी सोडियम वाटर, उसके बाद में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको छानने का काम करता है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस में क्या होता है, ग्लोमेरुलस जो होता है उसमें इंफेक्शन होता है और इस इंफेक्शन की वजह से किडनी के फंक्शन जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, होंगे ही सही क्योंकि ये किडनी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्लियर। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात जो है वो आपके की गई है। तो जैसे ग्लोमेरुलर, आपको पता है ग्लोमेरुलस जो रहता है उसमें फिल्टर का काम होता है, ठीक है। तो ये फिल्टर का काम अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, फ्लूइड फिल्टर नहीं होगा तो फ्लूइड का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब कि जो वाटर सोडियम बाहर जाना चाहिए था वो नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा, फ्लूइड का रिटेंशन होगा। फ्लूइड रिटेंशन होगा तो क्या होगा, बॉडी में एडिमा होगा। एडिमा होगा तो क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगी, हाइपरटेंशन देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये कंडीशन जो होती है वो आपकी एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस वाली कंडीशन में देखने को मिलती है मेनली, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि यहाँ पे ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप, तो ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है कि एनकरेज एक्टिविटी करेंगे, बी ऑप्शन है एनकरेज हाई प्रोटीन इंटेक करेंगे, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस करेंगे या टीच इंटरमिटेंट यूरिनरी कैथेटराइजेशन। ऑलरेडी इन्फेक्शन है, अगर आप रेगुलरली यूरिनरी कैथेटराइजेशन करेंगे तो और ज्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। प्रोटीन इंटेक ज्यादा आप लोग नॉर्मल करना है, हाई प्रोटीन इंटेक यहाँ पर नहीं क्योंकि ऑलरेडी फिल्टर में दिक्कत आ रही है। क्लियर है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे बेहतर तरीका होता है कि फ्लूइड को बैलेंस रखना है, क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड बॉडी में जमा हो जाएगा, फ्लूइड का रिटेंशन होगा तो कार्डियक एक्टिविटी में भी दिक्कत आती है, कार्डियक ओवरलोड भी हो सकता है। इस वजह से यहाँ पे बेस्ट तरीका यही है कि फ्लूइड जो आप दे रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखना है और फ्लूइड जो दे रहे हैं इनटेक आउटपुट को चेक करते रहना है। ये यहाँ पे परफेक्ट आंसर हमारा जो है वो बनेगा। क्लियर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे कि द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसेस्ट इज टू notify the proper authorities, B believe the child who report the activity, objectively confront the excused family member या D remove the child from the home। आंसर करिएगा क्या राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है और ज्यादा से ज्यादा आंसर कीजिए। कुछ बच्चे आंसर करते हैं लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आंसर नहीं करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सभी आंसर करें, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसेस्ट, देखिए कोई भी एब्यूजिव बच्चा है, ठीक है ना, चाइल्ड है ऑलरेडी, चाइल्ड में क्या होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है थेरापेटिक कम्युनिकेशन, यानी कि वो जिसको अपनी बात बताएगा या फिर जो वो चीज करेगा पहले तो उस पर बिलीव करना है, आपको विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट, वो कह रहा है उस पर ट्रस्ट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप तो यही रहना चाहिए। बाकी की चीजें जो है वो ट्रस्ट डेवलप करना, इमोशनली बच्चे से कनेक्ट होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी वो अपनी बात आपको बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नोटिफाई द प्रॉपर अथॉरिटीज, इनिशियली फर्स्ट स्टेप में ये नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिवली कन्फ्रंट द एक्सक्यूज फैमिली मेंबर, यानी कि जिस फैमिली मेंबर ने उसको अब्यूज किया है या कोई भी एक्टिविटी उसके साथ हुई है तो उसको कन्फ्रंट करो। क्या ये पहले जरूरी है? नहीं।
नेक्स्ट है रिमूव द चाइल्ड फ्रॉम द होम, ऐसा भी नहीं है, लेकिन बिलीव द चाइल्ड हु रिपोर्ट द एक्टिविटी, यानी कि जो बच्चा अपने बारे में बोल रहा है या फिर वो चीज जो कह रहा है, ठीक है, उस पे आपको बिलीव करना है, उसकी बात पे आपको समझना है, इमोशनली उसके साथ में कनेक्ट होना इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा, बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या चीज बताने की कोशिश मैं आपको कर रही हूं, और इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंडिकेट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इन, आंसर करिए। राइट साइडेड हार्ट फेलियर होता है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है। राइट साइडेड जब भी हार्ट फेलियर होता है तब आपके जो सिम्टम होते हैं वो सिस्टमिक सिम्टम आते हैं, यानी कि बॉडी में एडिमा होगा, हाइपरटेंशन होगा, हेपेटोमेगेली हो जाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जुगुलार वेन डिस्टेंशन होगा। लेकिन जब भी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर होता है उस टाइम पे जो सिम्टम आते हैं वो कैसे आते हैं, आपके पल्मोनरी सिम्टम आते हैं, ठीक है, यानी कि लंग से रिलेटेड सिम्टम जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंडिकेट लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर इन इन्फेंट है, बच्चा है, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, 1 साल से छोटा बच्चा है उसको इन्फेंट बोलते हैं, आपको पता है, लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। तो फीवर होगा, पुअर ग्रोथ होगी, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट होगा, या क्राइम होगा, आंसर करिएगा। अभी मैंने बताया लेफ्ट साइडेड है मतलब कि सिस्टमिक सिम्टम नहीं आएंगे, इसमें जो सिम्टम आएंगे वो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड आएंगे, रेस्पिरेटरी रेट कम हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, व्हीजिंग साउंड आ सकता है, ये डिज्निया हो सकता है, ये सारे सिम्टम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, मतलब रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, और हार्ट फेलियर है तो ऐसी कंडीशन में लंग्स में अगर पानी भर जाए या ऐसी कोई सिचुएशन हो जाए तो जिसकी वजह से क्या हो सकता है, क्योंकि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, हार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो फ्लूइड ओवरलोड होगा, ओवरलोड होगा तो क्या होगा, कहीं ना कहीं तो इकट्ठा होगा इससे, तो ऐसी सिचुएशन में लंग्स से रिलेटेड सिम्टम आते हैं, तो यहाँ पे जो टैकीकार्डिया है वो देखने को आपको मिल सकता है यहाँ पे। बाकी पुअर ग्रोथ वगैरह नहीं यहाँ पर नहीं होगा। इंपॉर्टेंट चीज जो रहेगा यहाँ पे रिलेटेड टू लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, तो सिम्टम जो होंगे वो आपके रेस्पिरेटरी या लंग से रिलेटेड आएंगे, राइट साइडेड होता तो सिस्टमिक सिम्टम आते, ठीक है ना, तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रकाश 32-year-old male has been admitted to the intensive care unit following a motor vehicle accident. Assessment finding in a positive Cullen sign. What does this indicate? Pelvic fracture, retroperitoneal hemorrhage, skull fracture या hemorrhage? आंसर करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए कुलैन साइन जो होता है आपने सुना होगा, सॉरी, टर्नर साइन और कुलैन साइन, ये दोनों साइन हम पढ़ते हैं एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में। किसमें पढ़ते हैं हम लोग? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, इसमें पढ़ते हैं हम कौन से? कुलैन साइन पढ़ते हैं और टर्नर, या फिर हम उसको ग्रे टर्नर साइन बोलते हैं, टर्नर साइन बोलते हैं, ठीक है। ग्रे टर्नर साइन में क्या होता है, फ्लैंक्स एरिया जो होता है वहां पे ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ब्लड का एक्यूमुलेशन वहां पर होता है, प्लेग इस। अब यहाँ पे पूछा गया कुलैन साइन, यानी कुलैन साइन जो होता है ये भी आपको एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में दिखाई देता है। कोई रप्चर्ड प्रेगनेंसी हो तो भी देखने को मिलता है, हेमरेज हुआ है तो भी देखने को मिलेगा, पेरिटोनियल या एब्डोमिनल कैविटी में अगर किसी भी तरह का कोई हेमरेज है, ब्लीडिंग हो रही है तो भी आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। ये अम्बेलिकस के चारों तरफ क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिलता है कुलैन साइन के अंदर। तो यहाँ पे यही चीज पूछी गई है कि असेसमेंट फाइंडिंग इंक्लूड अ पॉजिटिव कुलैन साइन, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, आईसीयू में है, व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्या पेल्विक फ्रैक्चर को इंडिकेट करेगा? नहीं। स्कल फ्रैक्चर, स्कल में कोई फ्रैक्चर होगा तो रिलेटेड आईसीयू सिम्टम आएंगे, ठीक है ना, अदर सिम्टम आएंगे, लेकिन ये सिम्टम यहाँ पर नहीं आएगा। दूसरा है हीमोथोरैक्स, लंग से रिलेटेड है, तो क्या ये सिम्टम आएंगे? जैसे कि फ्लूइड वगैरह या सॉरी ब्लड वगैरह इकट्ठा हो जाता है, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी में, तो क्या ये होगा? नहीं। यहाँ पे होगा रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज अगर हुआ है, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी में अगर हेमरेज या किसी भी तरह की ब्लीडिंग हुई है तो ऐसी कंडीशन में कुलैन साइन आपको देखने को मिलता है। कुलैन साइन सिर्फ एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस में ही नहीं, बाकी भी कंडीशन में देखने को मिल सकता है। रप्चर्ड प्रेगनेंसी है या फिर आपके रेट्रोपेरिटोनियल हेमरेज है, एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस, इन सभी में देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे इमीडिएट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, अदरवाइज इसकी कॉम्प्लिकेशन और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड और टॉपिक टू टॉपिक एमसीक्यू अवेलेबल है किरोशा एकेडमी की ऐप पर, प्लस एनसीएल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 20 टेस्ट आपको मिलेंगे एनसीएल के पैटर्न के बेस्ड पे, तो उसको सॉल्व कीजिए, अपने वीक एरिया को चेक करना है आपको, तो ये आपको किरोशा एकेडमी की ऐप पर मिलेगा। बाकी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो आप हमसे जरूर जुड़िएगा, और याद रखिएगा सिलेक्शन का होता है जो कंसिस्टेंसी के साथ में बना रहता है, और एक एक कदम अपना आगे बढ़ाओगे तो एक दिन आपका सिलेक्शन बहुत होगा, जरूर होगा। और याद रखिए वैकेंसी बहुत सारी आती है, बस आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले एमसीक्यू की तरफ। मोस्ट एक्यूरेट इनएक्सपेंसिव नॉन इन्वेजिव टेस्ट फॉर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। नॉन इन्वेजिव टेस्ट यानी कि किसी भी तरह का कोई ब्लड कलेक्ट नहीं करना है, सुई अंदर नहीं डालनी है, ऐसे को बोलते हैं नॉन इन्वेजिव। और इनएक्सपेंसिव, कोई एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंस मतलब कि ज्यादा पैसे वाला टेस्ट भी नहीं है, और मोस्ट एक्यूरेट होता है एच पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का। तो स्टूल एंटीजन टेस्ट, यूरिया ब्रेथ टेस्ट, सीरोलॉजी या स्पायरोमेट्री। आंसर करेंगे क्या राइट आंसर यहां पर रहेगा। तो इस टेस्ट में क्या करते हैं, अगर सस्पेक्टेड होता है पेशेंट, जैसे कि जिसको हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है या फिर ईआरडी वगैरह हो रखा है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं, इसको चेक किया जाता है। चेक कैसे करते हैं, इनएक्सपेंसिव यूरिया ब्रेथ टेस्ट, यूरिया को अंदर इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही यूरिया अंदर जाएगा ये एच पाइलोरी को तोड़ देगा, ठीक है, तोड़ देगा, तो जैसे ही वो बाहर आएगा तो आप उसके जैसे कि स्मेल आती है वो यूरिया ब्रेथ जैसी स्मेल आती है, ब्रीथ जो है आपकी वो कैसी आएगी, यूरिया जैसी स्मेल आएगी। इसका मतलब ये पॉजिटिव टेस्ट होता है, ये इनएक्सपेंसिव है, वेरी चीप टेस्ट है और मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट इसको माना जाता है। बाकी सीरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह इसमें एक्यूरेटली आपको पता नहीं चलता है। और स्पायरोमेट्री लंग्स के लिए यूज करते हैं, लंग्स की कैपेसिटी देखने के लिए या फिर एक्सरसाइज के लिए भी यूज किया जाता है। स्टूल एंटीजन टेस्ट भी हम इसको एकदम एक्यूरेट नहीं मानते हैं, लेकिन मोस्ट एक्यूरेट जो होता है वो यूरिया ब्रेथ टेस्ट होता है एच पाइलोरी के लिए। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नीता 14 मंथ ओल्ड इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल विद लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस यानी कि क्रुप। ऑन असेसमेंट द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड साइनोसिस एंड डिज्निया, प्रोडक्टिव कफिंग एंड अ हाई फीवर, बार्किंग कफ एंड इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर यानी कि पेल लेरिंजियल टिश्यू एंड डिज्निया। आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा। क्लास को एक बार सभी बच्चे शेयर करेंगे और साथ में आपको आंसर भी यहां पर करना है। चलिए आंसर करेंगे क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए ये लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस या क्रुप जो होता है एक तरह का वायरल इंफेक्शन है। क्या होता है, वायरल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जो एयरवे होता है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है, नैरो एयरवे हो जाता है, पतला हो जाता है, जिसकी वजह से नैरो एयरवे की वजह से क्या होता है, यहाँ पर इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर वगैरह हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, बार्किंग कफ भी आता है इसके अंदर। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। हॉर्सनेस ऑफ वॉइस भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके साथ में क्या होता है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, बार्किंग कफ और स्ट्राइडर, ये यहां पे देखने को मिलता है एयरवे के नैरो होने की वजह से। अब इसके ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है, इमीडिएटली इसका मतलब ट्रीटमेंट होना इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तो ट्रीटमेंट के अंदर ह्यूमिडिफायर एयर का यूज करते हैं, प्लस इसके साथ में कोर्टिकोस्टेरॉइड का भी ट्रीटमेंट यहां पर यूज किया जाता है इन द केस ऑफ लेरिंगो ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस या फिर क्रुप वाली कंडीशन के अंदर। क्लियर है। उसके अलावा यहाँ पे नेबुलाइजर भी यूज करते हैं एपिनेफ्रिन का। किसका यूज करते हैं, एपिनेफ्रिन नेबुलाइजर, ठीक है, इसका यूज करके इसको ट्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे बार्किंग कफ और इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर जो है वो टिपिकली यहाँ पर देखने को मिलता है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसके कॉम्प्लिकेशन बड़े ज्यादा होते हैं, इसलिए इसको इमीडिएट ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट भी कर सकता है, क्लोज भी कर सकता है।
नेक्स्ट है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स include when developing the plan of care for a myelomeningocele, applying thin layer of a tincture of benzoin around the defect, B, positioning the neonate on the side, C, covering the defect with a moist sterile saline dressing, या D, leaving the defect exposed to air। ठीक है, यहाँ पे माइलोमेनिंगोसेल के बारे में पूछा गया है। मैंने पहले भी आपको बताया है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के बारे में। 21 दिन में न्यूरल ट्यूब बन जाती है बेबी के अंदर, लेकिन अगर किसी लेडी के अंदर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनेंसेफेली, एनसेफेलोसील, स्पाइना बाइफिडा वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो स्पाइना बाइफिडा वाली कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा जो होता है, फिर फर्दर इसके अंदर दो टाइप होते हैं स्पाइना बाइफिडे में। एक होता है कि आपके स्पाइना फिडा में एक जो टाइप होता है उसको बोलेंगे हम लोग सिस्टिका, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। एक होता है ओकुल्टा। ठीक है, इस तरीके के दो टाइप देखने को मिलते हैं। स्पाइना बाइफिडा जो आपकी ओकुल्टा होता है, इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली टॉप ऑफ हेयर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का सीएसएफ या स्पाइनल कोड या मेनिंजेस इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। लेकिन सिस्टिका जो होता है, इसके फर्दर दो टाइप होते हैं। एक होता है मेनिंगोसेल, एक होता है माइलो मेनिंगोसेल। ठीक है, मेनिंगोसेल एंड माइलोमेनिंगोसेल। अब ये मेनिंगोसेल जो होता है, इसके अंदर ओनली एंड ओनली मेनिंजेस इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि आपके डूरामेटर, एरेग्नोमेटर और पायामेटर, ये तीनों जो लेयर होती है वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व नहीं होती है इसके अंदर किसी भी तरीके से, इसलिए यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम आते हैं लेकिन बहुत कम। लेकिन माइलोमेनिंगोसेल में मेनिंजेस के साथ में स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो जाती है, तो यहाँ पे ज्यादा जो है वो आपके सिम्टम भी ज्यादा आते हैं, और इसमें पर्टिकुलरली जो है वो आपको दिखेगा, ये बाहर से भी हम प्रॉपरली उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में प्लान ऑफ केयर क्या होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कवर करना उसके लिए जरूरी होता है, क्योंकि वो भी बाहर आया हुआ तो जल्दी से ड्राई हो जाएगा या कोई भी इंफेक्शन लग सकता है, तो इसलिए मॉइस्ट स्टेराइल सलाइन की ड्रेसिंग जो होती है उसको कवर अप करते हैं, जिससे ये इंफेक्शन वगैरह यहाँ पर फर्दर इंफेक्शन ना हो। इमीडिएटली इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऐसे केसेस के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर है, ए 4-year old child ask the nurse if it will hurt to have tonsil and adenoid taken out, which is the best response of the nurse। ठीक है, 4-year-old child है, ask the nurse if it will hurt to have tonsil and adenoid taken out। अगर उसको दर्द हुआ, अगर उसके टॉन्सिल्स और एडिनोइड्स जो होते हैं वो बाहर आ गए, which is the best response, नर्स का बेस्ट रेस्पॉन्स क्या होगा? ए ऑप्शन है, इट वॉन्ट हर्ट बिकॉज यू आर सच अ बिग बॉय, बी इट वॉन्ट हर्ट बिकॉज ऑफ द इंसिजन मेड इन द थ्रोट, C, it won't hurt because you are going to put you to sleep, D, it will hurt but we have medicine to help you feel better। आंसर करिएगा, बच्चे को क्या कहोगे जब वो बच्चा आपको पूछेगा, 4 साल का बच्चा है, वो आपको पूछेगा कि क्या मेरे टॉन्सिल और एडिनोइड को जब बाहर निकालेंगे तो क्या मुझे दर्द होगा? ठीक है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा गया है। ये एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का सवाल है, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन का सवाल है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसमें पढ़ा हुआ काम नहीं आता है, आपको अपना दिमाग का यूज करना है। एज अ नर्स बन के आप सोचोगे तो आप इसका आंसर जो है वो बेटर तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए आंसर करिएगा, क्या आंसर रहेगा? यस एवरीवन, सभी आंसर करिए। क्लास में देखिए, अगर आप क्लास को अटेम्प्ट करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप क्लास के अंदर आंसर दें। ठीक है ना, लाइव अटेंड कर रहे हैं तो लाइव आंसर देने की कोशिश कीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो है वो एकदम बर्डन ना लगे आपको पढ़ाई। ठीक है ना, अभी भी आपकी डेट नहीं आई तो बैक टू बैक हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करवा दिए जाए। इसीलिए आपके हम लोग ये क्लास भी डालते हैं,
मतलब 8 PM भी क्लास जाती है, 6 PM भी आपके NCL RRB और आपके राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो है हम लोग बैक टू बैक आपके जो क्वेश्चन आंसर आपको अपलोड कर रहे हैं, प्लस ऐप पर तो अवेलेबल है ही सही, जो बच्चे हमसे ऐप पर जुड़े हैं वो भी काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपका जवाब क्या होगा? पहला ऑप्शन है इट वॉन्ट हर्ट बिकॉज यू सच अ बिग बॉय। क्या आप ऐसा बोलोगे? नहीं, इतना भी बड़ा बच्चा नहीं है। इट वॉन्ट हर्ट बिकॉज ऑफ द इंसिजन मेड इन थ्रोट। ऑफकोर्स थ्रोट में इंसिजन होगा, दर्द तो थोड़ा होगा ही सही, बाद में भी होगा, तो क्या आप उसको झूठ बोल दोगे? नहीं, इससे मिसट्रस्ट डेवलप होगा, दोबारा बच्चा आप पे यकीन नहीं करेगा, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है इट वॉन्ट हर्ट बिकॉज यू आर गोइंग टू पुट यू टू स्लीप। ये दर्द नहीं होगा क्योंकि आप तो सो जाओगे, बाद में तो दर्द होगा। ठीक है ना, तो ऐसा भी आपको झूठ बोलता, अगर हम बच्चे से झूठ बोलते हैं बच्चे को मनाने के लिए या फिर ऐसा, तो उसमें ट्रस्ट डेवलप नहीं होता है। आपके प्रति नर्स पेशेंट में जो ट्रस्ट डेवलप होना चाहिए वो नहीं होगा और थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन में डिस्टर्ब हो जाएगा, बच्चा दोबारा आप पे यकीन नहीं करेगा। इसलिए उसको कैसे समझाना है? इट विल हर्ट, हाँ ये थोड़ा दर्द होगा आपको, लेकिन हमारे पास ऐसी दवाई है जिसकी वजह से ये दर्द आपके कम हो जाएगा। ऐसा आप बोलोगे तो वो आप पे यकीन करेगा कि हाँ थोड़ा दर्द, क्योंकि ऑब्वियसली होता है तो थोड़ा दर्द होगा, लेकिन ये जो है वो आपके मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको आंसर यहां पर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमन ट्राइजोमी? ट्राइजोमी 18, ट्राइजोमी 21, ट्राइजोमी 11 एंड ट्राइजोमी 5। चलिए आंसर करेंगे, क्लास को शेयर करना है और साथ में आपको आंसर भी करना है। ज्यादा से ज्यादा आंसर कीजिए ताकि और भी बच्चे जो है वो हमसे कनेक्ट हो जाए। चलिए आंसर करेंगे, सभी आंसर करिएगा। व्हाट इज द करेक्ट वन? चलिए, तो देखिए ट्राइसोमी 18 आपको पता है एडवर्ड सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है ना। ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो मोस्टली जो है वो आपके ट्राइसोमी 21 जो है वो आपको देखने को मिलता है, जिसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये डिटेक्ट होता है। आजकल तो क्वाड्रिपल डबल मार्कर टेस्ट वगैरह होते हैं, उससे आसानी से फाइंड आउट किया जा सकता है और उसमें सपोर्टिव केयर दे सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम मोस्ट कॉमनली देखे जाने वाली ट्राइसोमी है और इसी के लिए इनिशियली डबल मार्कर, क्वाड्रिपल मार्कर, ट्रिपल मार्कर ये टेस्ट जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे करवाए जाते हैं ताकि अर्ली डिटेक्शन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बी करेक्ट आंसर रहेगा, ट्राइसोमी 21 दैट इज डाउन सिंड्रोम। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। बाकी एनसीएल स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर चालू नहीं किया है तो कर लीजिए, बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है और बहुत वैकेंसी आती है। तो आपके जो है आप अगर प्रिपरेशन करोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए किरोशा एकेडमी के साथ में एंड थैंक यू वेरी मच।